हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। देखो एक बात बताऊं, स्टेट एग्जीक्यूटिव, पूरी बात को समझना, यानी कि राज्य, ये बहुत ज़रूरी है, छोटा सा चार्ट बना लो, 1 मार्क्स के अंदर आएगा ये। राज्य कार्यपालिका, समझ पा रहे हो? राज्य कार्यपालिका के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या होता है। एक तो गवर्नर, ठीक है, यानी कि राज्यपाल। दूसरे अपने चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री। और तीसरी होगी मंत्रिपरिषद, यानी कि कैबिनेट। तीनों बातें अपन ने पढ़ ली, तीनों मिलके स्टेट यानी राज्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ये आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये आपको ध्यान देना चाहिए। गवर्नर, राज्यपाल अपन ने पढ़ लिया, इसकी पावर्स भी पढ़ ली। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर पढ़ लिया, इसकी पावर्स भी पढ़ ली। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट भी पढ़ लिया, इसकी पावर्स भी पढ़ ली। ये दिमाग में घूमने चाहिए कि ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। तीनों का 3 वीडियो अपन ने बनाए हैं, और जो आज का चौथा वीडियो आएगा वो है हमारा हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशरी के अंदर आता है, न्यायपालिका के अंदर आता है। ये अपन आज फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं इसके अंदर। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भी कर लोगे इस टॉपिक से, 3-3 के 2 आएंगे तो भी कर लोगे, और 1-1 मार्क्स के कितने भी आ जाओ, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन सब कुछ आपको आज समझ में आने वाला है। बस पॉइंट, एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। यही बातें सब मैंने यहाँ लिखाई है। 6 नंबर का आएगा तो भी सब कुछ नोट्स आपके कवर हो जाएंगे विद पीछे वाले। कुछ बच्चे कहते हैं पीछे वाले क्वेश्चन करवा दो, सारे पीछे वाले क्वेश्चन इन नोट्स के बाहर नहीं जा सकते, लाइन टू लाइन लिख रहे हैं अपन। पीछे वाले क्वेश्चन किससे बने? बीच में से तो बने, तो पूरे मिड से सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। हाँ, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो आपकी कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उसके अलावा मैं कुछ आपको बहुत सारे फैक्ट बता दूंगा, जिससे आपका थोड़ा नॉलेज क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाई कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, चाहे आपके एग्जाम्स की बात कर लो, सब कुछ नॉलेज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। तो बहुत अच्छे से साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, लाइन टू लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं कुछ बातें बता दूँ आपको कि अपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा। तो देखो हमारे देश का सबसे टॉप मोस्ट, अगर मैं न्यायालय की बात करूं, यानी कि सबसे वो तो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, टॉप मोस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है। और राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर, समझ पा रहे हो, स्टेट के अंदर हर राज्य में वो है आपका हाई कोर्ट, जिसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, या फिर उच्चतम को आप सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हो, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आज का वीडियो पहले इसको देखना है, हाई कोर्ट वाले को, उसके बाद में जाके चैप्टर 6 में सुप्रीम कोर्ट जो पढ़ाया था मैंने, आपको थंबनेल से दिख जाएगा, उसको भी पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ना सुप्रीम कोर्ट, वो जरूर पढ़ना है, ताकि दोनों चीजें आपको समझ में आएगी, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या है और उच्च न्यायालय क्या है, ठीक है। उच्चतम और उच्च, सर्वोच्च या फिर उच्च, एक ही बात है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही काम की चीजें, नॉलेज तो है ही है, फ्यूचर में हद से ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हर राज्य में एक क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट होगा, ठीक है। हर स्टेट में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात लिखी हुई है। और साथ में ये भी नॉलेज करवा दूं आपको कि 2 राज्यों का, 2 स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, समझ पा रहे हो। 2 स्टेट होते हैं ना, 2 राज्य मिलकर, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, समझ पा रहे हो। दो स्टेट, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, समझ पा रहे हो। ऐसे ही मैं बात करता हूं बंबई हाई कोर्ट की, ठीक है, बंबई उच्च न्यायालय, वो 2 राज्यों का है, महाराष्ट्र और गोवा। फिर सुन लो, महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, बंबई हाई कोर्ट, बंबई उच्च न्यायालय। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें जाननी जरूरी भी है, थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगा, वरना आप समझोगे नहीं कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट बोल दूंगा कि 2 राज्यों का, 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, आप सोचोगे ये क्या, समझ पा रहे हो। ऐसे ही बात करूं मैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तो आंध्र प्रदेश जो आपको पता है उससे अभी डिवीजन हुआ था, तेलंगाना बना था, तो जो राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का है, एक ही हाई कोर्ट है। ऐसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट,
गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वो 4 राज्यों का है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये बातें मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी, ये थोड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बातें थी जो मैंने आपको बता दी। समझ पा रहे हो? 4 राज्यों का एक हाई कोर्ट, कौन सा? गुवाहाटी। 2 राज्यों का फिर एक हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का, चंडीगढ़। फिर 2 राज्यों का एक कौन सा? आपका महाराष्ट्र का और गोवा का, बम्बई हाई कोर्ट। और फिर 2 राज्यों का कौन सा? जो आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये तो हो गए 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का एक ही हाई कोर्ट। इनमें एक ही हाई कोर्ट होगा, दोनों की जो भी मामले होंगे वो एक ही हाई कोर्ट में निपटाए जाएंगे, कोई विवाद होंगे, डिस्प्यूट होंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टेट बच गए उनमें सब में एक एक अपना अपना हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाई कोर्ट जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी अपना दिल्ली का हाई कोर्ट अलग से है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है, उसका अपना। वैसे तो चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन चंडीगढ़ खुद एक हाई कोर्ट है जो 2 राज्यों में काम करता है, समझ गए। तो वैसे कुछ नॉलेज की बातें बता देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर मैं हाई कोर्ट की बात करूं जो आपकी लेवल की, अभी तक जो भी मैंने बातें बताई वो आपके नॉलेज के लिए थी, भले वो लिखो तो लिख लेना, वैसे जरूरत नहीं है। आपकी जो बातें दे रखी है 5 फैक्ट मैंने लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट 5 ये, इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स है। दूसरी बात ये कि जो ओरिजिनल बुक है राजस्थान बोर्ड की ओरिजिनल बुक, उसी से मैं पढ़ाई करवाता हूँ आपको। बाकी जो आपके पास वो गाइडें हैं जो मार्केट से प्राइवेट बुक्स आप लेके आते हो उनका कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। कोई मिस्टेक भी हो गई, कल को आपकी कॉपी चेक जब होगी और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है, तो अगर आप सही के लिए वो वापस आंसर चेक कराने जाओगे तो आपको कहेंगे कहाँ से क्या सबूत है आपके पास, तो आपको ओरिजिनल बुक ही दिखानी पड़ेगी, बाकी प्राइवेट बुक्स को कोई नहीं मानता। इसलिए उसमें जितनी बातें लिखी हुई है उतनी ही पढ़नी है, उनके बाहर न तो आज तक आई है ना आएगी, बस जो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो पढ़ लो, बस उनके बाहर नहीं जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि द हाई कोर्ट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूट एट स्टेट लेवल। ये मैंने आपको बता दी कि राज्य स्तर पर सर्वोच्च जो न्यायिक संस्था है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में 5 बातें वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लो। तो ध्यान रखना, राज्य स्तर पर स्टेट पर सबसे उच्च न्यायालय क्या होता है? सबसे अच्छी या सबसे सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, टॉप मोस्ट है। दूसरा, अच्छा ये कौन कहता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा या फिर 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा? ये कहता है आर्टिकल 214 वेरी इंपॉर्टेंट याद करना है इसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 ईच स्टेट कैन हैव ए हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि 214 अनुच्छेद ये कहता है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही न्यायालय हो सकता है। ये भी बात यही कहता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। देयर मे बी ओनली 1 हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स टुगेदर, ठीक है। फिर अब मैं कुछ फैक्ट की बात करूंगी। सबसे पहले हाई कोर्ट हमारे भारत के अंदर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पूरे भारत देश में 1862 के अंदर 3 राज्यों के अंदर कोलकाता, मुंबई, अच्छा मैंने चेन्नई लिख दिया, मेरी बात सुनो, कि एक्चुअल में ये मुंबई बॉम्बे था, जो नाम आपको पता मुंबई हो गया, कलकत्ता था कोलकाता हो गया, और ये जो मद्रास ही है इसका नाम चेन्नई हो गया। तो मेरे हिसाब से बेटर है ये, मैंने थोड़ा अपडेटेड लिख दिया। वैसे आपको जो 1862 में जब बने थे ना, तो उस टाइम पर इसको क्या नाम था? मैंने जानबूझ के मिटाया था कि हिंदी इंग्लिश दोनों को बात समझ में आ जाए, ठीक है। आपको चेन्नई से बेटर आप मद्रास ही लिखना, समझ पा रहे हो, क्योंकि 1862 में जो नाम थे वो ज़्यादा बेटर होंगे। उस टाइम पर मद्रास नाम था, ये बाद में चेंज करके मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदल क्या कर दिया? चेन्नई। और जो मुंबई अभी करा उसका पहले क्या नाम था? बॉम्बे। तो आपको इसको बॉम्बे ही लिखना। आप समझ में आ गई ना? ताकि इससे क्या फायदा हुआ कि आपको न्यू नाम भी पता चल गया और पुराना नाम भी पता चल गया। इस चीज़ों को आप साइड में कहीं लिख सकते हो कि ये कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता, जो पहले अब कोलकाता हो गया, ठीक है। इसको KTA जो भी स्पेलिंग इसकी तो देख लेना, कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट पे 1862 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर बने, ठीक है। बॉम्बे का मुंबई हो गया, मद्रास का चेन्नई आप, और कलकत्ता का कोलकाता हो गया। ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। कहीं साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हो, वैसे ये सफिशिएंट है। इसके बाद में बना फिर इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद बना 1866 में, ठीक है। इसका भी इलाहाबाद हाईकोर्ट, कुछ नामों में चेंजेस किए थे, आपको पता है, वो आपके नॉलेज की बात नहीं। लेकिन आपके एक बात और है, आपके वैसे ही गलत भी नहीं होगा। अगर आपने मद्रास की जगह चेन्नई भी लिख दिया तो भी आपका गलत नहीं होगा, बिकॉज अभी प्रेजेंट में उसका नाम क्या है? चेन्नई, ठीक है। तो कोई बात नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट
जो बना था वो 1866 में बना था। इस तरीके से फिर आगे से आगे बनते गए। हालांकि पूरे 24 हाई कोर्ट अभी हमारे पूरे देश के अंदर हैं। पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट या फिर 24 उच्च न्यायालय इंडिया के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में है। ये बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात, हालांकि आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो एक एक हाई कोर्ट की डेट याद करनी पड़ेगी, 24वां, 23वां, 22वां, 21वां सब, लेकिन वो उससे मतलब नहीं है, अभी आपके इतना लेवल नहीं है। आपको ये 5 पॉइंट लेकिन जरूर याद करने पड़ेंगे, इनके बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। 5 रिवाइज हो गया आपको। 214 कहता है कि हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा और 2 राज्यों से ज्यादा या फिर 2 राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है। फिर अपन ने ये जो 3 बातें 1862 वाली 1862 के अंदर 3 राज्यों के अंदर बॉम्बे, ठीक है, जिसका नाम अभी मुंबई है, फिर एक था चेन्नई, एक्चुअल में वो मद्रास, ठीक है, पहले जो मद्रास नाम था, और एक हो गया कलकत्ता यानी कि कोलकाता। इन 3 राज्यों के अंदर 1862 के अंदर पहली बार भारत के अंदर जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई। फिर अपन बात करें उसके जस्ट बाद में इलाहाबाद की स्थापना हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की 1866 में। प्रेजेंट में 24 हाई कोर्ट है और स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर सबसे बड़ी एक सर्वोच्च संस्था है किसकी? जुडिशियल की, न्यायिक संस्था है, जुडिशियल इंस्टीट्यूट एट स्टेट लेवल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना पक्का है। अब मैं बात करता हूं, अब क्वेश्चन जब भी आया हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट पर अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको आज का वीडियो पूरा ही लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है 1 नंबर से। हाई कोर्ट का फॉर्मेशन की मैं अगर बात करूं, उच्च न्यायालय की गठन, कि उच्च न्यायालय बना कैसे है, उच्च न्यायालय में क्या क्या होता है, कितने जज होते हैं, क्या सब कुछ। ठीक है, तो देखो 216 अनुच्छेद 216 ये कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वापस सुनो, 216 क्या कहता है कि जो प्रत्येक उच्च न्यायालय हैं, मतलब जो हर प्रत्येक हाई कोर्ट हैं, उसमें एक तो होगा मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में चीफ जस्टिस, एक तो होगा चीफ जस्टिस, और बाकी जो होंगे अन्य न्यायाधीश यानी कि जो बाकी अदर जजेस, ठीक है, अदर सच जजेस। हालांकि राजस्थान के अंदर 50 + 1 है, आपको फिर नॉलेज करवा दूं, 50 जज + 1 चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक बात और बता दूं, राजस्थान के अंदर जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, राजस्थान की तो अपन पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर स्थापना हुई थी 29 अगस्त, नॉलेज के लिए करवा देता हूं, 29 अगस्त 1949, 1949, ठीक है, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के अंदर जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर में। ये कहीं आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, अपने साइड में काम आएगी आपके आगे। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और हालांकि अभी राजस्थान के अंदर 2 बेंच है, 2 पीठ है, खंडपीठ और मुख्य पीठ। मुख्य पीठ जोधपुर में है और खंडपीठ जयपुर में। 2, ऐसा मान लो कि 2 बेंच है। समझ पा रहे हो? ये आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि एक बेंच तो जोधपुर में है और एक बेंच जयपुर में है। 2 बेंच हैं आपके हमारे राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट की हैं। ठीक है, मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में और बाकी एक जो पीठ है, एक बेंच है, वो जयपुर के अंदर भी है। ये अपन को थोड़ी नॉलेज की बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, बाकी कोई बात नहीं। हाँ, और राजस्थान के अंदर 50+1 में आपको बता रहा था, तो 50 तो अन्य जज, अदर जज, सच जज लिखा हुआ है ना, अदर सच जजेस, वो तो हैं 50, और चीफ जस्टिस है 1, मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना, जिसे अपन बोलते हैं मुख्य न्यायमूर्ति, वो तो 1 होता है, और 50 उनके अलावा एक्स्ट्रा जजेस हैं। ठीक है, मैं ऐसे नॉलेज आपको करवाता रहूंगा, लेकिन ये आपके लेवल से थोड़ा आगे हैं, तो इसको आप कहीं साइड में लिख सकते हो, जैसे नोट्स बनाते हो ना, तो ऐसे साइड में ऐसे बॉक्स बना के। ठीक है, बहुत काम की चीज़ें, आगे ना लाइफ में बहुत काम आएगी, अभी से उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, अच्छा, से मिलकर बनेगा। फिर बता दूं, आर्टिकल 216 ये कहता है क्या, कि जो राजस्थान का उच्च न्यायालय होगा, राजस्थान की बात नहीं, कोई से भी स्टेट का उच्च न्यायालय हो, किसी भी स्टेट का उच्च न्यायालय जो होगा, वो एक चीफ जस्टिस यानी कि एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर, यानी अदर सच जजेस से मिलके बनेगा। कौन? एक उच्च न्यायालय। ठीक है, और 214 क्या कहता था? 214 वो कहता था कि एक स्टेट के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय होगा। ये आर्टिकल जरूर याद करने हैं। 1862 याद करना है, 1866 भी याद करना है, प्रेजेंट में 24 कितना है ये भी याद करना, फैक्ट है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। भाई आप न्यायाधीशों की नियुक्ति करोगे कैसे? यहां पर भी परमिशन मिलती है। ठीक है, न्यायाधीश का मतलब जो आपके जजेस हैं, इनकी नियुक्ति।
तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये कहता है हमें आर्टिकल 217 217। अब देखो मैंने 217 का फर्स्ट लिखा है, हालांकि मैंने कहा था 217 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हिंदी वालों के लिए क्या गया ए बी सी डी ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि एक ही आर्टिकल में बहुत सारे उसके पार्ट हैं, समझ पा रहे हो। वो आपको अगर इसको आपको 217 भी लिख दोगे तो भी सही, क्योंकि 217 का फर्स्ट पार्ट को अपन दूसरे तरीके से 217 भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। 217 भी लिख देना, अगर 217 पूरा याद रह जाता है तो फर्स्ट पार्ट लिख देना, ठीक है, वो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये यूँ कहता है कि जो 217 आर्टिकल ये कहता है कि जो उच्च न्यायालय के जो जज होंगे, जो उच्च न्यायालय के जज का मतलब है हाई कोर्ट के जो जज होंगे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जी ही इनकी नियुक्ति करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 216 के 17 के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, कौन से, जो मैंने बताया ना 50+1, मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश दोनों की, समझ पा रहे हो, चीफ जस्टिस और अदर जजेस, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहता कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 217 अनुच्छेद, समझ पा रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन एक नेक्स्ट जो हेडिंग ले रहा हूँ वो है राजस्थान के जो ये जजेस होंगे, या फिर जो क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में बोल देते हैं, न्यायाधीश होंगे, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, कोई 2 योग्यता लिखो, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, कोई 2 क्वालिफिकेशन लिखो, 3 लिखो, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद करना है, ठीक है। अब है न्यायाधीश की योग्यताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछेगा, फिर बता रहा हूं, पूछा भी है। तो बस आर्टिकल जरूर याद रखना है कि 217 एक था, जबकि ये 217 2 है, ठीक है, 217 का सेकंड पार्ट। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस यानी कि न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, पहली तो सब में कॉमन है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये अच्छा, ये योग्यताएं कौन परमिशन देता है इन योग्यताओं की, 217 का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का। और ये जो दूसरी और तीसरी, मैं फिर कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो जरूर देखना, उच्चतम न्यायालय वाला या फिर सर्वोच्च न्यायालय वाला वीडियो जरूर देखना, ताकि ये चीज़ें उनमें और इसमें कॉमन है, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, तो आपको याद रखने में ईजी पड़ेगा। क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र मतलब भारत के किसी भी राज्य में, फिर सुन लो, भारत के किसी भी स्टेट में, राज्य में कम से कम 10 साल तक, 10 वर्ष तक न्यायिक पद का मतलब होता है, अपन इसको बोल सकते हैं जुडिशियल पोस्ट। न्यायिक पद का मतलब होता है, ऐसा मान लो कि वो जजेस, एक जज की पोस्ट पर होना चाहिए कम से कम 10 साल तक, 10 साल तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, जुडिशियल पोस्ट धारण कर चुका हो। ऐसा मान लो कि जो 50+1 का जो राजस्थान के अंदर रूल है, इन 50 के अंदर ये आ चुका हो, मेरी बात समझ में आ गई, और इस पोस्ट पर कितने दिन तक रह चुका हो, 10 साल तक। टाइम जरूर ध्यान रखना, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस उतना ही टाइम पढ़िए, 10 वर्ष। तीसरा, उच्च न्याय, अच्छा इंग्लिश बोल दूं, ही हैज वर्कड ऑन ए जुडिशियल पोस्ट फॉर एटलीस्ट 10 years इन द स्टेट ऑफ इंडिया। सो थर्ड लास्ट है, उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार, या तो उच्च न्यायालय का कोमा, या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक। मैं आपको फिर बता दूं, देखो सबसे टॉप मोस्ट हमारा कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य आ जाते हैं, स्टेट में कौन सा होता है, उच्च न्यायालय, और फिर इनके भी नीचे होता है जिला स्तर, मान लो ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्हें अपन बोलेंगे क्या, वो जो छोटे होते हैं अधीनस्थ कोर्ट बोलते हैं उनको, ठीक है, जो छोटे, जो आपने सुना होगा कोर्ट कचहरी नाम सुना होगा, तो वो जो कोर्ट होते हैं ना, छोटे कोर्ट, इनसे नीचे वाले, देखो क्या होता है कि मैं आपको नॉलेज करवा दूं कि जैसे छोटी मोटी आपने सुना होगा गांव में या फिर शहरों में कहीं पर भी कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर नहीं लाया जाता। छोटे मोटे कोई घर गृहस्थी वाले कोई भी झगड़े हैं, चाहे वो कह दिया कि मेरी ज़मीन इसने हड़प ली वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं, भाइयों का झगड़ा, कोई बहुत सारे, तो ये जितने भी झगड़े होते हैं, ये छोटे कोर्ट जो होते हैं ना अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके अंदर सबसे पहले निपटाए जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई उनके बीच में, जैसे 2 बंदों के बीच में कोई केस है, ए और बी के बीच, मेरी बात सुनना, और वो छोटे कोर्ट के अंदर ए जीत गया, दोनों के बीच में केस था, और बी हार गया, ये जीत गया और ये हार गया, तो फिर बी हाई कोर्ट जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, ये होता है बस,
ये छोटे लेवल, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हाई कोर्ट में नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट में सलटाए जाते हैं, निपटाए जाते हैं। वो मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय जब पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था उसमें बता दिया। तो ये कुछ बातें होती है डायरेक्ट सीधा आप हाई कोर्ट के अंदर, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सीधे हाई कोर्ट में नहीं आते, पहले छोटे कोर्ट के अंदर जो होते हैं ना, हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट और होते हैं उनमें जाते हैं। तो ये वही वाली बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि वहाँ पर ये 10 साल तक या तो उच्च न्यायालय के अंदर 10 साल तक रहे, या फिर ऐसे कोई छोटे छोटे जो कोर्ट होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक न्यायालयों तक लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ये मेन योग्यताएं हैं, यानी कि ही हैज सर्व्ड एज एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट या फिर 2 और मोर सच कोर्ट्स रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। लगातार, नियमित, लगातार का मतलब है ऐसा नहीं कि 1 साल यहाँ रह गया फिर बीच में छोड़ दिया, ड्रॉप नहीं, लगातार कोई सा भी कोर्ट उसमें 10 साल तक उनको रहना पड़ेगा, तब वो एक न्यायाधीश बन सकता है। अच्छा, ये न्यायाधीश का मतलब समझ में आ गई, जो 1 होता है 50+1, ये मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है, चीफ जस्टिस की योग्यताएं हैं ये, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब है कार्यकाल, टेन्योर। टेन्योर का ऐसा है कि जब तक उस खुद की उम्र एज 62 ईयर्स नहीं हो जाती हो, ये 217 परमिशन देता है, 217 का फर्स्ट पार्ट, 217 का फर्स्ट पार्ट ये परमिशन देता है अनुच्छेद, कि वो जब तक कोई भी जो न्यायाधीश होगा वो खुद की एज 62 साल, 62 वर्ष यानी कि 62 ईयर्स जब तक नहीं हो जाती, जब तक वो अपने पोस्ट पर रह सकता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है, वो क्या सोचते हैं कि 62 ईयर्स तक जॉब कर सकता है, नहीं, 62 ईयर्स तक नौकरी नहीं कर सकता, खुद की एज 62 ईयर्स होते ही उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ही विल होल्ड द पोस्ट टिल 62 ईयर्स ऑफ एज अकॉर्डिंग टू 217 का फर्स्ट पार्ट। ये ध्यान जरूर लिखना, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है कि 217 के अनुसार, 217 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार, ये था सेकंड पार्ट, ध्यान रखना ना, योग्यता तो सेकंड में और बाकी फर्स्ट में ही है। 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। दूसरा, ए जज कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग ऑफ ए देखो, वैसे तो जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके न्यायाधीशों को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, ऐसा ही कुछ है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो इनको बहुत मुश्किल से हटाया जाता है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी अगर हटेगा भी तो 2/3 मेजोरिटी, और वो भी किसमें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर अलग अलग। जैसे लोकसभा के अंदर 545 है, तो 2/3 का मतलब है 545, 2/3 इंटू 545, ये जब कटेगा तो ये 1 बार बच गया, 2 8 बार, और फिर लगभग अप्रोक्स ऐसा मान लो कि 182 के समथिंग, डबल 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 16 और 3, लगभग 364 बंदे अगर हाँ करें, 64 या 65 कि हाँ हटा देना चाहिए, तब जाके हटेगा। अरे बहुत बड़ी बात है ये। 2/3 मेजोरिटी 50% से भी ज़्यादा होती है। 50% में गवर्नमेंट बनती है, आपको पता, मुश्किल से, वो भी कभी कभी तो कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनती है। तो बताओ, जब गवर्नमेंट ही इतना पार्ट नहीं ला पाती कभी कभी, तो फिर कितना मुश्किल इनको हटाना, क्योंकि वो वोट ही नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, वोट ही नहीं करेंगे, तो मुश्किल बहुत है हटाना। लेकिन फिर भी अगर हटाना हो तो न्यायाधीश को संसद के दोनों सदन यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर अलग अलग 2/3 मेजोरिटी के साथ एक बिल पास करना पड़ेगा। अगर वो बिल पास हो जाता है अलग अलग दोनों में 2/3 मेजोरिटी के साथ, तब वो उनको पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही, और वो भी राष्ट्रपति के फिर आदेश और होगा। हालांकि राष्ट्रपति जी फिर आपको पता है सिग्नेचर है, अगर यहाँ बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे और वो हट जाएंगे, ठीक है। यानी कि जज कैन बी पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी। ये तो समझ में आ गया होगा। आफ्टर पासिंग ऑफ ए प्रपोजल बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। और लास्ट है, द जज कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन बाय एड्रेसिंग इट टू द प्रेसिडेंट। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। हाँ, ये दो तो क्या था, 62 साल की एज तक, उसके बाद में उसको हटना ही पड़ेगा। ये खुद नहीं हट रहा, हटाया जा रहा है। तीसरा, खुद अपनी इच्छा से हटना चाहिए, रेजिग्नेशन दे दे, यानी कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे कि नहीं मैं अब हटना चाहता हूं, तो फिर वो उसकी मर्जी है, वो हट सकता है। समझ में आ गई। टॉप मोस्ट है, दोनों ही बातें अलग अलग पूछी जा सकती है। ये तो पक्की पूछी गई भी है कि न्यायाधीश की योग्यताएं लिखी कोई 2, ठीक है, कोई 2 या कोई तीनों भी याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। अब जो 4 बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पर बिल्कुल अपडेट हैं,
फिर बता दूं बुक में कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब बुक पुरानी हो गई होगी या फिर आपने और कहीं से पढ़ लिया होगा जो अपडेट नहीं रखते हो, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं बिल्कुल अप टू डेट है, किसमें, ये वाला पोर्शन सैलरी वाला, इसमें अपडेट है कि किसको कितना वेतन मिल रहा है, सैलरी भी चेंज हो गई, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वैसे नोट्स बनाना है। फिर भी कुछ चेंजेस होगा तो मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा, ये तो आपको ट्रस्ट हो गया होगा। अब जैसे ही सिलेबस आया पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने प्रोवाइड कराया आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है भाई, जब उसके अलावा तो फिर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो पहली हेडिंग ये है कि जज जो होता है वो क्या शपथ लेता है, ओथ टेकन बाय द जज, जज के द्वारा क्या शपथ ली जाती है। तो पहली बात तो इसकी परमिशन कौन देता है उसको, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 219, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 219 ये कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा, या फिर अगर राज्य के राज्यपाल का मतलब है गवर्नर, गवर्नर साहब नहीं है तो वो फिर किसी बंदे को नियुक्त करके जाएंगे, नियुक्त का मतलब वो खुद अपॉइंट करके जाएंगे कि मैं नहीं हूँ लेकिन ये जो मैं खुद किसी को कह के जा रहा हूँ उसके सामने आपको शपथ लेनी है। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे अपने स्कूल में होता है प्रिंसिपल सर, अगर नहीं हो तो वाइस प्रिंसिपल सर, वो हमें समझ गए, उनकी सीट बैठ जाएंगे, ऐसा मान लो। वो कहो एज पर आर्टिकल 219 ये अनुच्छेद 119 कहता है कि द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट विल टेक एन ऑथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम का मतलब गवर्नर, जो गवर्नर अपॉइंट करेगा उस बंदे के सामने भी ऑथ यानी शपथ ली जा सकती है। 219 को मत भूल जाना, ज्यादा नहीं याद है, इतना सा तो याद रख लेना कि संविधान के 219 अनुच्छेद के अनुसार जो उच्च न्यायालय का जो जज होता है, ठीक है, वो राज्यपाल के सामने यानी गवर्नर के सामने शपथ लेता है, बस उसके आगे वाली बात नहीं याद रही तो कोई बात नहीं, राज्यपाल के सामने शपथ लेता है, ये बात मत भूल जाना। फिर है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ द जजेस। हालांकि देखो मैं एक बात बता दूं, ये बिल्कुल सेपरेट है, जुडिशरी जो होती है ना, न्यायपालिका जो हमारी है वो बिल्कुल सेपरेट है, इसको एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव का मतलब जिसने चैप्टर 6 नहीं पढ़ा फिर बातें समझ में नहीं आएगी, इसे चैप्टर 6 को जरूर पढ़ के जाना आना। मतलब ये कि ट्रांसफर ऑफ जजेस का ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में लेना देना नहीं है। ट्रांसफर होगा लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट नौकरी करता है ना, जो गवर्नमेंट नौकरी वालों के लिए क्या दिक्कत होती है, उसका चलते ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कोई ना कोई चाहिए, आप बहुत सारे इशू हो सकते हैं, आपको पता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं जब IAS IRS हो तो उनको हटा दिया जाता है, वो कोई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव उसके अंदर इंटरफेयर करती है, मतलब कार्यपालिका उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है उन जॉब्स के अंदर, लेकिन इसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जल्दी से इनका ट्रांसफर या तबादला नहीं हो सकता। फिर भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2222, ठीक है, 3/2 है, मतलब कि अनुच्छेद 222 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एडवाइस या परामर्श के बाद करता है, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो वैसे तो ट्रांसफर जल्दी से होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में आर्टिकल 222 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय के ऊपर कौन है, हाई कोर्ट के ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उनसे पूछ के, उनसे एडवाइस लेके, परामर्श करके इनका ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है सैलरी, ये आपको गलत मिलेगी, ये बिल्कुल डिट्टो अपडेट है आज की डेट में, ठीक है। अपडेट का मतलब जो अभी प्रेजेंट में कितनी मिल रही है। फिर बता दूं बुक में मिस्टेक है क्योंकि बुक पुरानी है। देखो अनुच्छेद 221, हाँ एक बात और, भले ही बुक अभी नहीं लिया ना, भले आप कुछ सोच लेंगे मैं तो परसों ही लेके आया हूँ, नहीं है 2020 की, तो भी मिस्टेक रह जाती है क्योंकि प्रिंटिंग काफ़ी जगह नहीं सुधारी जाती, इसलिए जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ठीक है, सही है, ठीक है। अनुच्छेद 221 के अनुसार क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, उसको संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी क्या, वेतन। आपको पता है पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ 221 आर्टिकल क्या कहता है कि संसद जितना चाहेगी उतना इनको वेतन मिलेगा, ठीक बात है। ये परमिशन कौन देता है, 221, किसको, संसद को। लेकिन फिर भी 8% की मैं बात करूं तो चीफ जस्टिस जो है हमारे हाई कोर्ट के, उनको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी है, ठीक है। और जो अदर जजेस, जैसे मैंने बात किया 50+1, जो अदर जजेस 50 अन्य न्यायाधीश हैं, उनको मिलता है 2.25 लाख,
ठीक है, 2,25,000 रुपये। ठीक है, ये मंथली सैलरी है, यानी कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, 2,50,000, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको मिलते हैं 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है। और इनकी घटत बढ़त कम ज्यादा ये कौन करेगा? आर्टिकल 221 से कहता है कि संसद करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमानुसार। फिर एक बात और बता दूं, हालांकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया होगा, और फिर भी अगर नहीं बताया तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं दो बड़ी बातें। क्या? कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये चैप्टर 6 में पढ़ना है आपको, और उच्च न्यायालय अभी जो पढ़ रहे हैं अपन। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है, पूरी बात सुनना, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसको मिलता है 2,80,000 रुपये। पूरी बात सुनना, उसको अभी प्रेजेंट में 2,80,000 मिलते हैं। जबकि हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अदर जजेस, उनको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। पूरी बात सुन रहे हो क्या? जबकि हाई कोर्ट वाले को मिलते हैं 2,25,000 रुपये। बस ये फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2,80,000 रुपये, हाई कोर्ट वाले को 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये, 30,000 का फर्क है। और इन दोनों में 25,000 का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,25,000 रुपये। ये आप अलग से एक चार्ट बना के लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में 90,000 80,000 दे रखा होगा, इनको 80,000 दे रखा था, लेकिन अब 2,25,000 हो गया, इनको 90,000 दे रखा था, जिनका 2.5 लाख हो गया। इस बात को आपको जरूर ध्यान देना, ये अपडेट है, आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। ओके, फिर है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। इनको कुछ आज़ादी है, फ्रीडम है, वही तो मैं कह रहा हूँ। फ्रीडम क्या है? पहला तो ये कि इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बिल्कुल स्पेशल, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति चुनता है, नियुक्त के लिए विशेष प्रक्रिया, राष्ट्रपति भी चुनता है, 10-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत अलग तरह के स्पेशल प्रोसेस, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, किसी के अपॉइंटमेंट के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं है। इसलिए इसका स्पेशल प्रोसेस आपने देखा होगा कि उस हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक वकालत कर चुका हो, या फिर हाई कोर्ट जैसे 2 छोटे न्यायालयों में 10 साल तक वकालत कर चुका हो, तो ऐसी बातें इसी में है सिर्फ। दूसरा, फिक्स टेन्योर है, 62 साल की एज में रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। फिक्स टेन्योर है, फिक्स यानी निश्चित कार्यकाल है। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं। आपको 4 नंबर नीचे लिखना है, फिर बता दूं 5 नंबर नीचे लिखना है ना, या तो स्पेस कम नहीं थी, ये बड़ी बात है। नंबर 3, नो फर्दर डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस वुड बी मेड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। मैंने आपको बताया था जब अपन ने प्रेसिडेंट पढ़ा था चैप्टर 6 में, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने कहा था राष्ट्रपति को सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है, वही इम्पीचमेंट है। तो जब आप इनको हटाओगे, किनको? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जज को, न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसद के अंदर 2/3 मेजोरिटी की बिल पास करना पड़ेगा। लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर उनके आचरण के अलावा किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। मतलब कि अगर किसी भी न्यायाधीश का, चीफ जस्टिस का आचरण ठीक नहीं है, आचरण का मतलब व्यवहार ठीक नहीं है, बात किसी ने गलत बात कर ली हो, किसी ने, सिर्फ और सिर्फ आचरण पर ही बात चलेगी। बात समझ रहे हो क्या? इसके अलावा किसी पर भी कोई, ये स्पेशल पावर है इसके पास। यानी कि महाभियोग आप लाओगे, इम्पीचमेंट उन पर लाओगे, लेकिन आचरण पे ही डिस्कशन होगा, इसके अलावा किसी पर भी डिस्कशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई वो उसने ये नहीं करा, वो नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ उसकी आचरण की बात खराब है क्या कोई, तो ही बताओ, वरना नहीं। समझ में आ गई? ये जरूर आपको ध्यान रखना है। कंडक्ट ऑफ जजेस वुड बी मेड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। डिस्कशन किस पे चलेगा? नो फर्दर, किसी और किसी बात नहीं चलेगी। संसद में न्यायाधीशों का आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त कोई बात नहीं होगी। चौथी पावर क्या है? चौथी स्वतंत्रता, आज़ादी क्या है? कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका। एक तरीके से ये स्वतंत्रता भी है, एक तरीके से उसकी एक तरीके से फोर्स भी है, रोका भी गया उसको, कि यानी कि आफ्टर रिटायरिंग एज ए हाई कोर्ट जज ही विल नॉट प्रैक्टिस इन कोर्ट्स वेयर ही हैज वर्कड एज परमानेंट जज। यानी कि जैसे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो ये वहां पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। निजी का मतलब जैसे कुछ जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं ना, वो रिटायरमेंट लेने के बाद में फिर भी कुछ प्रैक्टिस करने चले जाते हैं, है ना, एज ए वकील बन जाते हैं, जो भी मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये वहां नहीं जाएगा जहां पर ये पहले क्या था,
परमानेंट जज था, स्थायी न्यायाधीश था, वहाँ रह चुका, उन कोर्ट्स के अंदर ये वापस नहीं जाएंगे। उनमें वहाँ पर निजी प्रैक्टिस या फिर वहाँ पर अपनी कुछ ऐसा मान लो नौकरी करने के लिए नहीं जा सकते। एक तरीके से आज़ादी भी है, एक तरीके से इनके ऊपर ये बैन भी लगा हुआ है। ठीक है। और लास्ट पांचवा मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका से इनका कोई लेना देना नहीं है, तभी तो इनका जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होता, तभी इनको जल्दी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेपरेट है। जुडिशरी कार्यपालिका से कोई, एग्जीक्यूटिव से या कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं है, अपना सेपरेट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है ना। ये मैंने आपको चैप्टर 6 के अंदर बातें बता दी। तो ये बहुत टॉप मोस्ट बातें सारी की सारी आपको लर्न करनी है, लाइन टू लाइन आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। हाँ, अब जो चीज लिखी है मैंने बोर्ड पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाई कोर्ट की पावर। उच्च न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आएंगे और जो सिर्फ किताबें बाँचते हैं फिर उनसे तो आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए एक एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको फोकस करना है। इसमें 5-6 वर्ड ऐसे हैं जिन पे आपको अलग से फोकस करना है, मैं समझाऊंगा आपको, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, उनका मीनिंग पूछा जाता है। जैसे पहली पावर क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, समझ पा रहे हो, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दोनों एक ही बात है। हिंदी वाले दोनों वर्ड लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य है उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। ये वादे प्रोमिस वाले वादे नहीं है, ये वादे हैं केस, जो वाद होते हैं ना, वाद डिस्प्यूट्स, उनकी सुनवाई करना। ठीक है। तो उच्च, इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रारंभिक क्षेत्र, मूल अधिकार क्या है, पहला मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, सबसे पहले जो अपना ये जो हाई कोर्ट है वो सबसे पहले उन डिस्प्यूट्स को समझेगा, मतलब उनकी सुनवाई करेगा। इट मीन्स द हियरिंग ऑफ द केसेज ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन बाय द हाई कोर्ट। लेकिन बात ये ध्यान रखना, कौन कौन से केस, अब बिल्कुल डिट्टो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जैसा लिखा हुआ है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कैसे लिखा था अपने उनकी पावर्स में, सेम टू सेम ये। इसलिए दोनों को साथ पढ़ोगे तो बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, इसलिए वो भी आप पढ़ना। अब सुनो, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट हर कोई मामले की सुनवाई कर लेगा, मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से मामले होंगे। पहला तो ये कि संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो। संसद का मतलब पार्लियामेंट, राज्य विधानमंडल का मतलब मैंने पिछले ही कुछ वीडियो में पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेचर, जो किन्हीं किन्हीं राज्यों में 2 होती है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो कोई विधानमंडल के सदस्य जो है, मतलब जो एमएलए हैं, उनके कोई इलेक्शन संबंधी कोई डिस्प्यूट है, यानी केसेस रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर संसद का यानी कि एमपी, संसद का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिन्हें सांसद बोलते हैं, या तो सांसद या फिर राज्य विधानमंडल के एमएलए यानी विधायक, इनके कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई केस है, कोई केस है, इशू है, तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट करेगा। दिमाग में फिट हो गया ना। ओके। दूसरा, केसेस रिगार्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन, अगर कोई राजस्व एकत्रीकरण का विवाद हो वो भी हाई कोर्ट करेगा। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ऐसे मामले तो सीधी सी बात है हाई कोर्ट में सुने जाएंगे, जिला न्यायालय में कहाँ से सुने जाएंगे, एमएलए पूरे राजस्थान के अंदर होते हैं, तो सीधी सी बात है उनकी बात कहाँ पर होगी, हाई कोर्ट में होगी। एमपी की बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो, उनकी भी कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। ये बातें वैसे याद रह जाएगी। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि टैक्स, जो लोग टैक्स देते हैं, पैसा टैक्स अपन जमा कराते हैं ना, उस टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू, मतलब कि टैक्स जो जमा करवाना, उनके कोई संबंधी कोई विवाद हो वो भी हाई कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बोल दो चाहे एडमिरल्टी बोल दो। ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना, ADMIRALT, एडमिरल्टी, MIRALTY, ठीक है। एंड प्रोबेट, प्रोबेट का मतलब होता है वसीयत, तो समझ लो मौलिक अधिकार व वसीयत, समझ पा रहे हो। ये मौलिक अधिकार का मतलब हमारे कोई फंडामेंटल राइट के साथ कोई छेड़खानी हो रही हो, जैसे आपको पता है फंडामेंटल राइट कितने, 6 फंडामेंटल राइट है हमारे, उनमें अगर कोई हमारे साथ छेड़खानी कर रहा हो, समझ पा रहे हो, वो, या फिर प्रोबेट यानी कोई वसीयत का मामला हो, ठीक है, वो इनके संबंधित कोई भी मामले होंगे हाई कोर्ट सुलझाएगा। मैरिज लो, शादी के जो कानून नियम, विवाह विधि जो हैं, हाई कोर्ट जैसा जारी करेगा वो होगा। कंपनी लो, कोई कंपनी आप बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी स्थापित करना चाहते हो, ठीक है, वो स्टेट लेवल पे कोई कंपनी होगी, उसके संबंधित कोई विवाद हो, बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर सुलझाए जाएंगे। और दूसरी बात, विवाह विच्छेद यानी कि जो डाइवोर्स के जो केस है, केस रिलेटेड टू डाइवोर्स एक्सेट्रा,
ये जितनी भी विवाह विच्छेद का मतलब तलाक का मामला जो भी, ये सारे मामले हाई कोर्ट के अंदर, कोई अगर केस बढ़ गया तो हाई कोर्ट के अंदर सुलझाए जाएंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया पहला। सेकंड है याचिका या फिर रिट अधिनियम। हिंदी इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी ये वर्ड लिखना, WRIT, रिट। याचिका अधिनियम क्या कहता है कि अब ये समझने वाली बात, ध्यान समझना, अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये कहा गया है, अब एक शब्द का मीनिंग है यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, समझ पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अलग से आपको लाइफ में फ्यूचर में बहुत काम आएगा, आपके एक वर्ड को अपन समझने वाले हैं। आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 ये कहता है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब इंग्लिश में लिखा है आर्टिकल 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स ऑन इन द नेचर ऑफ हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जैसे किसी बंदे को आपने बंदी बना लिया। बंदी बनाने का मतलब अगर आपको किसी ने, पुलिस जो होती है, किसी को पकड़ लिया, क्रिमिनल को, या फिर जो भी किसी ने कोई दिक्कत करी का, प्रॉब्लम करी होगी, उसको बंदी बना लिया, तो हाई कोर्ट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा सबसे पहले। समझ पा रहे हो, इसका भी टाइम पीरियड 24 घंटे 48 घंटे का टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपको जिसको बंदी बनाया है उसको हाई कोर्ट के सामने, उच्च न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सेकंड वर्ड है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब है प्रोहिबिशन। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। प्रोहिबिशन का मतलब, प्रतिषेध का मतलब होता है कि जैसे अपनी निचली अदालत है, निचली अदालत का मतलब जो सेशन कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जिला स्तर पे होते हैं। देखो हाई कोर्ट तो राज्य स्तर पे होता है, पूरे राजस्थान का एक ही हाई कोर्ट है, समझ गए, जिसकी दो बेंच मैंने बता दिया आपको, जयपुर और जोधपुर में मेन है और इसके बाद में जयपुर में। तो लेकिन जो छोटे सेशन कोर्ट होते हैं, अगर वो ज़बरदस्ती किसी का मतलब कि ऐसा मान लो कि फोर्स करके, ठीक है, उसके अधिकारों को ऐसा मान लो अतिक्रमण करके, दबा के कोई काम कर रहा हो, तो फिर ऊपर जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस निचली कोर्ट को कहेंगे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिशन है। यानी कि जैसे ऐसा मान लो कि सपोज कोई ज़मीन का मामला है और मेरी ज़मीन किसी ने हड़प ली, समझ पा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, उस निचली अदालत में मैंने केस किया, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसने मुझे दबा लिया, मतलब ऐसा मान लो पावरफुल होगी कहीं ना कहीं, और उस सेशन कोर्ट ने क्या करा, उनके पक्ष में आदेश कर दिया, उनके पक्ष में सुनवाई कर दी, तो फिर मैं क्या करूँगा, हाई कोर्ट पहुँच जाऊँगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही, जो ऊपर के कोर्ट होते हैं ना, तो दोनों ऊपर के कोर्ट होते हैं, ये उस सेशन कोर्ट को फोर्स करेंगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप, प्रोहिबिशन है ये, नहीं प्रतिषेध है ये। ठीक है, प्रतिषेध है, आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के अधिकारों का आप आक्रमण नहीं कर सकते, किसी के अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं प्रतिषेध। दोनों शब्द समझ में आ गई। तीसरा वर्ड है क्योवारंटो। ठीक है, क्योवारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब यह है कि सपोज न्यायालय को किसी ऑफिसर पे या किसी अधिकारी पे ये शक हो जाए या संशय हो जाए कि ये जो बंदा है ये असंवैधानिक रूप से इस पोस्ट पर काम कर रहा है, जैसे भ्रष्टाचार से कैसे भी करके सिलेक्शन हो गया, और ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट को, इस न्यायालय को, या हाई कोर्ट बोल दो चाहे न्यायालय बोल दो, कोर्ट बोल दो, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है वो असंवैधानिक यानी इलीगल तरीके से इस पोस्ट पर ऐसा मान लो कि इसकी जॉब लग गई, तो वो इसके ऊपर क्या कर सकता है, अधिकार परीक्षा यानी कि उसके ऊपर आदेश जारी कर सकता है, जांच के आदेश कर सकता है, उससे बोलते हैं क्योवारंटो, यानी का मतलब अधिकार परीक्षा। समझ में आ गई ना, वेरी गुड, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर नेक्स्ट वर्ड है परमादेश। परमादेश का मतलब मैंडेमस, मतलब होता है कि कोई प्राधिकारी है, कोई ऐसा अधिकारी है, ऑफिसर हैं जो सार्वजनिक मतलब समझते हो, सबके लिए हो, सार्वजनिक ऐसे कोई मामले हैं जिनका वो सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा, एज लाइक ऐसा मान लो कि कोई अधिकारी अपनी जॉब को ढंग से नहीं कर रहा, उसके लिए, समझ पा रहे हो, कोई अधिकारी अपने काम को कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर परमादेश जारी कर सकती है उच्च न्यायालय या फिर न्यायालय, समझ पा रहे हो, उसके ऊपर आदेश जारी किया जा सकता है। और लास्ट है पांचवा, उत्प्रेषण याचिका, यानी कि इसको आप सर्टेरियो जो भी स्पेलिंग अपने हिसाब से पढ़ लें, इसको स्पेलिंग का ध्यान रखना, CERTAIORARI। इसका उत्प्रेषण याचिका का मतलब होता है निचली जो अदालत है, निचली अदालत का मतलब जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, वो या फिर उन और कोई अधिकारी,
पूरी बात सुनना, निचली अदालत यानी कि सेशन कोर्ट, या फिर ऐसा मान लो कोई अधिकारी अपने अधिकारों के अलावा काम करता है, जैसे जिसको कुछ पावर दी है, ठीक है, उतने में आप काम करो, लेकिन अपनी पावर के एक्स्ट्रा चल के काम कर रहा है, तो फिर उसकी जो ऊपरी अदालत है ना, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर यानी कि उस पर याचिका दायर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, एक्चुअल में बताऊं, ये जो पांचों शब्द है ना, ये आपको पांचों शब्द ही लिख के आने, इसलिए मैंने अलग अलग समझाया। ये हमारे जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, उनके अंदर हमारे एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उनके अंदर ये अधिकार पांचों वर्ड है। इनको एक तरीके से संविधान की आत्मा का है हमारे जो संविधान निर्माता है अम्बेडकर साहब ने, लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है, अब तो इतना समझ लेना। ठीक है, तो ये पांचों वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, प्रमादेश, उत्प्रेषण, याचिका, पांचों शब्द अलग से याद करना है। मीनिंग समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, रट लेना, लेकिन पांचों शब्द आपको लिख के आने पड़ेंगे। आर्टिकल 226 226। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय का मतलब होता है कि आप कहां कहां अपील कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि दो पार्टियां अगर लड़ रही है आपस में, तो एक पार्टी अगर जीत गई तो दूसरे वाला सेशन कोर्ट से ऊपर कोर्ट में जा सकता है। पहले मीनिंग समझा दूं मैं आपको। होगा क्या कि छोटे कोर्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं, जिला सेशन कोर्ट जो होते हैं, वहां पर आपका कोई केस था, आप वहां पर हार गए, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। समझ पा रहे हो, आपकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी हो सकती है। पहला कौन कौन सा? पहला था सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब इसमें भी क्या आते हैं कि जो अपीलीय अधिकार है वो तीन तरह के आपके दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में भी लिखवा दूंगा। पहला है सिविल अपीलीय अधिकार, यानी कि सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन। इसमें क्या आता है कि अपील कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द केसेस ऑफ इनकम टैक्स या सक्सीजन एक्सेट्रा। दो ही लिखे हैं मैंने बातें, वैसे बहुत सारी बातें होती है। यानी कि अगर ऐसा कोई मामला हो, जैसे आयकर का, इनकम टैक्स का मामला हो, या फिर उत्तराधिकार का मामला हो, आदि उत्तराधिकार समझते हो क्या? जैसे उत्तराधिकार मतलब जैसे पापा के नीचे फिर बेटा, फिर ये अब अपने अपने सक्सेसर होते हैं, उनका ऐसा कोई मामला हो, ठीक है, तो और जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आपको अपील की जा सकती है। जैसे कोई 5 भाई है, ठीक है, और 5 भाइयों का अगर बंटवारा हो रहा है तो इक्वल होगा पांचों का। अगर कोई ऐसा मामला हो, नहीं हो रहा हो कि 2 को ज़्यादा 3 को कम, तो आप सेशन कोर्ट में अपने आप हार गए तो आप हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हो, उसे बोलते हैं उत्तराधिकार। ठीक है, दूसरा आपराधिक क्षेत्राधिकार होता है। पहला तो सिविल समझ में आ गया, आयकर और उत्तराधिकार 2 वर्ड है, इनकम टैक्स और सक्सेसर। दूसरा है आपराधिक। इसमें क्या आते हैं कि जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया हो या फिर मृत्युदंड दे दिया हो, तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जैसे क्रिमिनल जुरिडिक्शन का मतलब है कि जैसे कोई क्रिमिनल है और उसको नीचे का जो सेशन कोर्ट होता है, उसने, देखो मेरी बात सुनना, मैं हाई कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस कोर्ट ने अगर किसी क्रिमिनल को 4 साल की सजा दे दी या फिर मृत्युदंड दे दिया, मृत्युदंड समझते हो, यानी कि व्हेन अ क्रिमिनल इज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस या फिर एन इम्प्रोचमेंट ऑफ ए टर्म ऑफ 4 years, द अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट द हाई कोर्ट। तो फिर वो बंदा क्या करेगा कि जिसको ये सजा होगी 4 साल या फिर मृत्युदंड, तो वो उसकी हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, वो हाई कोर्ट में इसलिए जा सकता है कि मुझे ये जो सजा हुई है वो क्यों हुई, क्या हुई, वो उसकी इच्छा हो, कैसे भी जाए, लेकिन वो ऊपरी अदालत से हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर वहाँ जीत गया तो उसकी सजा माफ भी हो सकती है, से कम भी हो सकती है, नहीं तो फिर अगर वहाँ पर भी सेम सेशन कोर्ट की तरह ही वापस रिजल्ट आया तो फिर उसको वही सजा होगी जो नीचे सेशन कोर्ट ने दी थी। समझ पा रहे हो? अब इसकी मैंने 2 बातें लिखवाई, इसकी तीसरी बात और है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पावर है अपनी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो अलग तरह से आएगा कि हाई कोर्ट की शक्तियों का वर्णन करो। ठीक है, यानी डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। तब आपको ये 6 की 6 पावर लिख के आनी है। ये 3 नंबर के या 4 नंबर के लाइक क्वेश्चन है, और 6 मार्क्स में अगर आएगा तो फिर आपको फॉर्मेशन भी लिखना है और उसकी पावर्स भी लिखनी है, यानी कि इसकी शक्तियां भी लिखनी है और उसका जो अपने गठन वगैरह लिखा था ना 3-4 पॉइंट, वो भी अपन को लिखना है। ठीक है, अच्छा, अपने जो तीसरी पावर थी, तीसरी शक्ति थी, उसके 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। उसी का तीसरा पार्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट जुरिडिक्शन, यानी कि संवैधानिक अपीलीय अधिकारी। उसी का तीसरा पार्ट है ना, थर्ड। ठीक है, ये यूं कहता है कि कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात हो ना, इफ देर इज ए केस इन विच द क्वेश्चन ऑफ
इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एरियाज, ठीक, अराइजेज, देन द अपील कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। संविधान की बात कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ जिस प्रश्न में क्वेश्चन बात हो, सीधी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और कहीं पर भी नहीं होगी, ठीक है। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चौथी बात है ना, वो अलग से भी पूछी गई है, सिर्फ इतनी सी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर। 2 मार्क्स में आया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, यानी कि अभिलेख न्यायालय क्या। अच्छा, एक बात, मैं जितने भी नोट्स बनवा रहा हूँ ना आपको, वो सारे के सारे पीछे वाले क्वेश्चन इसके अंदर सब आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन पीछे वाला नहीं बचेगा। और दूसरी बात, मिड से जितने बन सकते हैं सारे इसमें से आएंगे, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215, ठीक है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। मेरी बात सुनना, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये यूं कहना चाह रहा है कि हर कोई, कौन, आर्टिकल 215 का मतलब 215 कहता है कि हर हाई कोर्ट, कोई सा भी उच्च न्यायालय हो, वो अभिलेख न्यायालय भी होगा, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होगा। कहने का मतलब है जो भी बात होगी वो ऑन रिकॉर्ड बात होगी और उसकी बात को हर किसी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी, समझ गए। यानी कि एवरी हाई कोर्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट होल्ड्स द पावर ऑफ पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि उच्च न्यायालय कहा गया, हाँ, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। समझ पा रहे हो, अवमानना का मतलब अगर बात को नहीं मानोगे तो। फिर प्रशासन संबंधी अधिकार, उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी भी न्यायालय के पत्रों या फिर निर्णय को मंगवा सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। यानी कि जो हाई कोर्ट होता है ना, उसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है बहुत बड़ी। क्या कि द हाई कोर्ट कैन समन का मतलब मंगवाना, समन कहते हैं ना, समन जारी कर दिया मतलब आपको हाजिर होना पड़ेगा। समन द प्रोसीडिंग्स और जजमेंट्स ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड कैन गेट देम इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि वो जांच कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है किसके, अपने अधीन जो छोटे न्यायालय होते हैं ना, सेशन कोर्ट्स होते हैं, उनकी कभी भी जांच कर सकता है। उनको समन जारी कर देगा कि आपको डॉक्यूमेंट चेक कराओ, जांच कर लेगा उनकी, ठीक है, कभी भी। छोटे जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, जिले लेवल पे, ठीक है, उसकी। और ये छठा भी अलग से पूछा गया है, जो छठी शक्ति है, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी अलग से आया है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय केंद्र और वह राज्य दोनों विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। बहुत बड़ी पावर है। इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन बी डिक्लेयर्ड वैलिड और इनवैलिड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखो, केंद्र का मतलब जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य केंद्र से यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में कोई काम हुआ, ऐसा मान लो कोई जैसे ये जो हाईवेज बनते हैं ना, जो हाईवे होते हैं, उन हाईवे से कोई काम हुआ और वो अगर हाई कोर्ट को लगे कि दोनों के बीच में मामला सही नहीं है, उनको उसको लगा कि वैलिड नहीं है, तो हाई कोर्ट, ये पावर है हाई कोर्ट के पास कि दोनों के बीच में जो भी पार्टनरशिप हुई, जो भी विवाद, डिस्प्यूट कुछ भी हुआ, उस काम को वैध घोषित करना है या अवैध घोषित करना है, वैलिड या इनवैलिड करना है, वो हाई कोर्ट के पास पावर है। ये उसकी जांच करेगा, उसको लगेगा तो वैलिड कर देगा, वरना इनवैलिड घोषित कर सकता है। इस तरीके से 6 की पावर आपकी कंप्लीट। एक छोटा सा मैंने नोट लिखा है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि राज्य सरकार कैसे बनती है। राज्य सरकार किसे कहते हैं? राज्य सरकार, एक वर्ड आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट है। छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं अपन। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, तो आपको लिखना है कि विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य के अंदर, राज्य में जो विधानमंडल होती है वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और राज्य न्यायपालिका जो स्टेट की जो जुडिशरी होती है, तीनों मिलकर राज्य सरकार के नाम से जाने जाते हैं। सीधी सी बात है, समझाता हूँ। इन द स्टेट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तीनों मिलकर राज्य सरकार कहते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मानो लेजिस्लेचर विधानमंडल होगा, जिसके अंदर विधानसभा तो विधानसभा, विधान परिषद या फिर दोनों तो दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों ही होगी या फिर सिर्फ विधानसभा होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, और फिर है स्टेट जुडिशरी, यानी कि सबसे पहले विधानसभा हो जाएगी, फिर कार्यपालिका जो काम करेगी, और फिर उनका न्याय भी तो करने वाला होना चाहिए, न्यायपालिका। तीनों मिलके स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी। इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट। इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इतना अच्छे से पढ़ लो। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, लाइन टू लाइन नोट्स बनाए हैं।
8 में से 8 नंबर आएंगे जिस बच्चे ने चारों वीडियो देख लिए। 4 पार्ट अपने चैप्टर के बने, चारों पार्ट आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत अच्छी मेहनत करो, नोट्स साथ के साथ बनाओ, डेली रिवीजन करो, तभी मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, ओके।